वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों आज से हम लोग फिर से अपनी वो पुरानी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग लॉन्ग टू मीडियम टर्म जो शेयर्स होते थे उसकी एनालिसिस करते थे और आपको बताते थे कि इस शेयर्स का फ्यूचर अच्छा है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप अगर पुराने वीडियो जाके देखें तो उसमें जो जो कंपनियां हम लोगों ने बताई थी और शेयर्स रिकमेंड किए थे उन्होंने क्या मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया है वो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग फिर से कंपनी की पूरी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी के क्या प्रॉस्पेक्टिव्स हैं, उस शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, कंपनी के प्लान्स क्या है, उनका फाइनेंशियल्स कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसमें क्या आगे किया जा सकता है, वो सारी एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आज इस पूरी सीरीज में हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो शेयर है उसका नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स ने इसका रिक्वेस्ट किया था कि स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के बारे में बताएं। हमारे कुछ और मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, तो वो एनालिसिस में आज हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो देखिए स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जो है ये विजार्ड प्रोफाइल ग्रुप की बेस्ड फ्लैगशिप कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में बेस्ड है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी बड़ा है, कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। कंपनी की अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो इसका कोचीन का कोस्टल रीजन है वहाँ भी इनके बिजनेस फैले हुए हैं, कंपनी वहाँ भी बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी के जो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, कंपनी 3 स्टील प्लांट्स को ओन करती है और इसमें वो पहला है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और दूसरा है फिर रोलिंग मिल और तीसरा है इनका इग्नोट डिवीजन। ये तीनों जो प्लांट है कंपनी इसको ओन करती है और इसी के थ्रू अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी का बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इनका ट्रेडिंग डिवीजन है, ट्रेडिंग डिवीजन की जो भी इनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं वो ये डील करते हैं RINL के थ्रू। RINL एक कंपनी है जिसके थ्रू ये इसको डील करते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कंपनी का जो इग्नोट बेसिकली कंपनी जो इग्नोट का मैन्युफैक्चरिंग करती है वो करती है स्पॉन्ज आयरन या लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो उसको स्क्रैप आयरन जो होता है उसके थ्रू कंपनी इग्नोट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी नेचुरल गैस को यूज करके पावर को भी जनरेट करती है। तो वो इनके लिए प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो इनका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जो मैंने पहले बताया कि कंपनी के 3 प्लांट्स हैं, उसमें जो इनका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है उसके लिए कंपनी जो है वो अपने खुद के पावर प्लांट से बिजली जनरेट करती है और उसके थ्रू न केवल उस कंपनी में यूज करती है बल्कि इनके जो दूसरे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए वहीं से बिजली को यूज करते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है इनका क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो इनको अच्छे खासे बिजनेस देते हैं। कंपनी का क्लाइंटेल बहुत ही अच्छा इनका फैला हुआ है। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उस पर काफ़ी अच्छा होल्ड है इनका। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की बात करूं तो उसमें टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, वो इनके क्लाइंट्स हैं। अभी रिसेंटली टाटा स्टील ने इनको करीब 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी दिया था। तो वो सब इनके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि इनके क्लाइंट्स जो अच्छे हैं और इनको इसका बेनिफिट जो है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कंपनी की कैपेसिटी है वो कैसी है। तो देखिए कंपनी की जो स्पॉन्ज आयरन है उसकी कैपेसिटी है 2,20,000 TPA की। इसके अलावा कंपनी का जो स्टील मेल्टिंग डिवीजन है उसकी कैपेसिटी है लगभग 2.5 लाख TPA की। इसके अलावा जो रोलिंग मिल है उसकी कैपेसिटी है 2.7 लाख TPA की। उसके अलावा इग्नोट डिवीजन जो है उसकी कैपेसिटी है 90,000 TPA की। इसके अलावा जो इनका कैप्टिव पावर डिवीजन है जो पावर वगैरह ये जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 72 मेगावाट की है। तो कंपनी की अगर आप देखो कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है और फ्यूचर में जो इनकी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी और इंक्रीज होने वाली है। पावर बिजनेस में भी ये काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। बाकी ये जहाँ पे और स्प्रेड कर रहे हैं वो चीज़ें जब हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट डिस्कस करेंगे तो हम उसको और डिटेल में बात करेंगे। अब चलते हैं कि कंपनी की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का कैसा है। तो देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 49.78% है। म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है इनकी। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास 0.89% की होल्डिंग है। FIIs के पास 9.76% की होल्डिंग है और रिटेलर्स के पास लगभग 39.57% की होल्डिंग है। अगर आप फॉरेन जो FIIs हैं उनकी होल्डिंग की बात करिए तो जून के बाद सितंबर में इन्होंने रिड्यूस किया था, सितंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दिसंबर 21 में इन्होंने फिर से अपनी इक्विटी बढ़ाई, 8.6% पे आ गए। आप मार्च में देखो, मार्च 2022 में इन्होंने फिर से 10.11 पे आ गए। जून में थोड़ी रिड्यूस हुआ 9.86 पे और जुलाई में भी थोड़ा रिड्यूस देखा गया और वो 9.76 पे FIIs की होल्डिंग है अभी करंट में। तो FIIs जो है वो कांस्टेंट बने हुए हैं, इनमें अपनी होल्डिंग वो बढ़ाते भी हैं। अभी थोड़ा इशूज़ था, डीमर्जर का इशू आया था तो शायद उस वजह से कुछ रिडक्शन हुआ हो, बट अल्टीमेटली अभी होल्डिंग इनकी ठीक ठाक बनी हुई है। अब देखते हैं कि कंपनी का जो और
भी डिटेल्स हैं तो वो कैसी हैं। तो देखिए स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की जो मार्केट कैप है वो लगभग अभी 1150 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखूँ तो इसकी जो अभी मार्केट कैप है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर करंट में शेयर प्राइस की बात करूँ तो 13 रुपये के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 9.86 पे है और ROCE 10.8 पे स्टैंड करता है। बुक वैल्यू जो है वो 4.95 पे है। तो कंपनी ने अभी ईयर में देखो तो 26 का हाई लगाया था। अभी 13 रुपये जो है आपको पता ही होगा अगर आपने नहीं है तो। स्टॉक जो है ये स्प्लिट हुआ था, अभी ये जब 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था वहाँ से इसको स्प्लिट किया गया था। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पे ये ट्रेड करती थी, वो 10 रुपये से स्प्लिट करके 1 रुपये की फेस वैल्यू पे ले आया गया, इसलिए इसका शेयर अभी 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप फेस वैल्यू के हिसाब से देखो तो जो शेयर प्राइस है वो फेयर है बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो पिछले 3-4 क्वार्टर को हम ही देखेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ सितंबर 2021 का, तो इसमें जो इनका सेल्स था वो लगभग 206 करोड़ रुपए का था। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में आप देखो ये सेल्स बढ़ के 263 करोड़ रुपए पहुंचा। मार्च 2022 में इसका सेल्स बढ़ के 366 करोड़ पे पहुंच गया और जून 2021 में ये लगभग उतने ही पे 360 करोड़ पे स्टैंड करता है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ सेम उस पे लेवल्स पे, तो सितंबर 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, -5.61 करोड़ पे। लेकिन दिसंबर में इन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई 2021 दिसंबर में और वो आ गया 52.72 करोड़ पे। मार्च 2021 में उसमें फिर से रिडक्शन दिखा गया, वो आ गया 28.62 पे और जून में फिर से 33.88 पे आ गया। अगर मैं PBT की बात करता हूँ जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप सितंबर 2021 में देखो तो -15.85 करोड़ था, लेकिन दिसंबर में वो 15.85 जो इनका माइनस था वो प्लस में आ गया, ये 11.87 करोड़ हो गया प्रॉफिट इनका। और उसके बाद मार्च 2021 में वो 10.48 पे हो गया और जून 2021 में थोड़ी सी गिरावट देखी गई और वो 8.13 करोड़ पे आ गया। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में ये नेट प्रॉफिट पे थे, लॉस में थे 15.85 करोड़ के। उसके बाद दिसंबर 2021 में इन्होंने 11.87 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। मार्च 2022 में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उछाल दिखाई और 112 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने और जून 2021 में 8.13 करोड़ का इनका प्रॉफिट दिखा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाली है कि टैक्स का इनका जो रेशियो है बहुत ही ख़राब है, तो इस वजह से ये प्रॉफिट जो दिख रहा है वो थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। जैसे उनका टैक्स का एक्सपेंसेस दिखेगा तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, शायद वो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनके जो PLs हैं उस पर चलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मार्च 2021 जो ईयरली PL है उसको देखेंगे। मार्च 2029 से हम शुरू करते हैं। तो मार्च 29 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 24 करोड़ पे स्टैंड करता था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 17 करोड़ पे था। वहीं पे नेट प्रॉफिट जो था वो इनका 37 करोड़ रुपए लॉस पे थे ये मार्च 2019 में। उसके बाद मार्च 2022 में क्या हुआ कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 71 करोड़ पे आ गया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 39 करोड़ पे पहुंचा। नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ, काफ़ी हैवीली इंक्रीज हुआ और वो 64 करोड़ पे पहुंचा। वहीं मार्च 21 की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134 करोड़ रुपए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 143 करोड़ रुपए पे आ गया। लेकिन वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसमें अच्छा जंप देखने को मिला मार्च 2020 के कंपेरिजन में और इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 140 करोड़ पे आया। वहीं पे मार्च 2022 की बात करते हैं तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 106 करोड़ रुपये था। वहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 करोड़ रुपये था और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो लगभग 116 करोड़ पे स्टैंड करता है। अगर टिल डेट तक हम बात करेंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 110 करोड़ पे है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 15 करोड़ पे है और नेट प्रॉफिट इनका स्टैंड करता है 117 करोड़ पे। अर्निंग पर शेयर जो है वो मार्च 2022 तक 1.32 पे था, मार्च 2021 में 1.74 पे था और अभी टिल डेट पे 1.32 पे स्टैंड करता है। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट को अपने दिखा रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अभी फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। अब बात करते हैं कि इनके जो रेवेन्यू कहाँ से आ रहे हैं, कि कंपनी जो अपना रेवेन्यू बनाती है वो कैसे बना रही है। देखिए जो इनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू जो आता है वो 81% रेवेन्यू यहाँ से आता है और बाकी 18% जो रेवेन्यू आता है वो इनके जो गुड्स ट्रेड होते हैं वहाँ से आता है और जो उनका पावर बिजनेस है वहाँ से लगभग 1% का रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है और वहाँ से इनके रेवेन्यूज आते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो इनका प्रोमिनेंट एक सेगमेंट है जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू इनका आता है। तो ये रहे इनके रेवेन्यू पार्ट्स।
अभी देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि जो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, उसकी ग्रोथ स्टोरी क्या हो सकती है, कंपनी में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंपनी अट्रैक्टिव दिख रही है, या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं और कंपनी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो उसको हम लोग चलिए बात करते हैं। अभी देखिए, स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जो है, अभी कुछ टाइम पहले ही स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया की जब बोर्ड मीटिंग्स हो रही थी तो उसमें ये हुआ था कि स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया अपने बिजनेस को डीमर्जर के लिए बात कर रही है। डीमर्जर का डिस्कशन हुआ और स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ये एक डीमर्जर प्लान जो है उनका वो ऐसा है कि ये इसको 3 सेगमेंट में ले जाएंगे, जो कि होगा एक इनका पोर्ट का सेगमेंट होगा, उसके अलावा इनका वेयर हाउस का एक सेगमेंट आएगा और लॉजिस्टिक का इनका एक सेगमेंट आएगा जो कि लॉजिस्टिक पोर्ट पे होगा। तो अभी ये जो जब बेसिकली ये जो डीमर्जर्स हो रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग का काम करेगी और कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है, कंपनी का जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव है, कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छा निकल के आएंगे जब एक बार कंपनी के ये डीमर्जर अनाउंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक कंपनी को बेनिफिट करेगा। इसके अलावा आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्यों ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि कंपनी देखिए आंध्र प्रदेश की वन ऑफ द बिगेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कंपनी है। कंपनी के पास जो कंपनी का आंध्रा का पोर्ट है वहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है और कंपनी जो है उसको एक वेयर हाउस में टर्न करने का, वेयर हाउस बिजनेस में टर्न करने का प्लान कर रही है। उसको बिजनेस डेवलप करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है कंपनी का। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे कंपनी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मिला हुआ है और भी जो अलग इनके बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मतलब लेना बहुत ही रिजनेबल हो जाएगा, वो बहुत ही कॉस्टली नहीं होगा। तो वहाँ पे ये इनके लिए कॉस्ट सेविंग का काम करेगा और कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है कि जो इनका लैंड बैंक है उसको ये बिजनेस के बेसिकली वेयर हाउस बिजनेस में कन्वर्ट करें। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इनका जो वेयर हाउस का बिजनेस होगा, जैसे ही वेयर हाउस का बिजनेस इनका स्टार्ट होगा और वो चीज़ें मतलब आ जाएंगी, लाइन पे आ जाएंगी, कंपनी काम करने लगेगी, तो जो इनका वेयर हाउस का बिजनेस है उसकी एंटरप्राइज वैल्यू अकेले 5,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। जैसे ही वो जो उनका लैंड पड़ा है उस पर ये अगर अपना वेयर हाउस का बिजनेस बना लेते हैं तो इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू, अकेले वेयर हाउस की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच जाएगी। तो आप खुद समझिए कि जब एक इनका जो वेयर हाउस बिजनेस है उससे इनका वैल्यू इतनी होगी, तो जो दूसरा इनका अभी लॉजिस्टिक का या दूसरे और जो बिजनेस ये प्लान कर रहे हैं उससे इनको वैल्यू अनलॉकिंग कितनी बड़ी होने वाली है। इसके अलावा जब बोर्ड की मीटिंग्स हुई थी तो उसमें एक डिसीजन ये भी था कि जो स्टील एक्सचेंज इंडिया के अभी करंट बोर्ड मेंबर्स हैं वो आने वाले जो बिजनेस है उसमें भी बोर्ड मेंबर्स बने रहेंगे। तो ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी देखिए क्या है कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि कंपनी की जो अभी मार्केट कैप है वो लगभग 1,200 करोड़ रुपए है, बट अराउंड अभी टिल डेट पे अगर देखेंगे तो लगभग 1,400 करोड़ रुपए के आसपास उसकी मार्केट कैप निकल के आएगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे ही इनका वेयर हाउस का बिजनेस आएगा इनकी मार्केट कैप ऑटोमेटिकली 3 to 4x या 5x इनकी अपने आप बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वेयर हाउस का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये लैंड बैंक वो डेवलप हो जाता है, वेयर हाउस का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो ये कंपनी की जो मार्केट कैप है वो ऑटोमेटिकली 6-6,500 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच जाएगी। और लगभग अगर 6,000 मैं ना भी बोलूँ अभी तो 5,000 करोड़ रुपये या उसके ऊपर बहुत ही आराम से पहुँच जाएगी। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। कंपनी एक रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के आप जो दूसरे पीएस हैं अगर आप जाके उनको देखो, जैसे रेन इंडस्ट्रीज हो गई, अदानी एंटरप्राइजेज है, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो काफ़ी हाई पी पे ट्रेड कर रही हैं और अभी उनके शेयर की प्राइस भी काफ़ी हाई चल रही है। तो अगर उन सब के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो कंपनी एक ठीक ठाक पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल है, तो वो भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर है। अभी कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी के फेवर में नहीं है, वो क्या क्या है। तो देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट तो दिखा रही है बट कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखो तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है कि कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है। अगर लगातार प्रॉफिट बन रहे हैं तो कंपनी को इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करना चाहिए, बट वो भी ऐसा कोई इशू नहीं है। डिविडेंड आने वाले दिनों में कंपनी जैसे ग्रो करेगी और डिविडेंड का भी एक चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो JNK बैंक है, JNK बैंक अभी डिविडेंड नहीं देता और भी कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि डिविडेंड नहीं देती, तो
वो ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है मेरे लिए। इसके अलावा जो कंपनी है उसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो थोड़ा लो है, तो ये कंपनी के कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न का पॉइंट है कि पिछले 5 सालों में आप देखो तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है। हाँ, लेकिन अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपनी शायद इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना जो ये डिमर्जन प्लान कर रही है। कंपनी अलग अलग 3-4 जो डोमेन है वहाँ पर कंपनी अपने आप को फैलाना चाहती है, और जो वेयर हाउस, पोर्ट, लॉजिस्टिक, इन सब में जाके कंपनी का जो एक सेल्स की ग्रोथ है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। शायद इसी वजह से कंपनी एक डिमर्जन प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में टर्न अराउंड होती दिखेंगी और उसका इंपैक्ट कहीं कहीं शेयर पे भी दिखेगा। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने होल्डिंग काफ़ी प्लेज कर रखी है, तो ये कहीं ना कहीं जब मैं इस शेयर के एनालिसिस करता हूँ तो इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। बट चूँकि ये कंपनी जो है मेरे प्रोस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी है, मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में एक अच्छा खासा फेवरेबल रिटर्न मिल सकता है। तब भी ये अगर मेरे लिए उतना भी कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें टर्न अराउंड होंगी ये भी होल्डिंग जो प्लेजेज हैं वो बाहर आना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो कंपनी जो है फ्यूचर इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि वैल्यू अनलॉकिंग जो हो गई या कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के काफ़ी फेवर में है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, आने वाले दिनों में और भी अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा। कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। और जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी का शेयर है वो भी 13 रुपये पे आपको मिल रहा है, एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। तो इस एक जो कंपनी है इसमें आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस कंपनी को क्यों चूज़ किया वो भी मैं बताता हूँ कि इसको चूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की जो शेयर होल्डर्स होंगे, अगर जब कंपनी का डीमर्जर होता है तो वो जो कंपनियां लिस्ट होंगी अलग से, जैसे कि मान लो वेयर हाउस की कंपनी हो गई या लॉजिस्टिक की कंपनी हुई, तो जो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के एग्जिस्टिंग होल्डर्स रहेंगे, शेयर होल्डर्स, उनको उसके शेयर्स भी मिलेंगे। ऐसा बोर्ड में ऐसा कुछ बातें चल रही थी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको वो शेयर्स मिलेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिशियल है कि कंपनी के जो दूसरे बिजनेस होंगे, वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो उसके भी शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे बेसिकली मैं खुद से जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं ये और मेरे जो अपने और भी पीयर्स हैं उसमें मैं इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेयर मानता हूँ और मैं इसमें ज़रूर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में मुझे इस पर एटलीस्ट 10x to 20x का रिटर्न अपने को देखने को मिलेगा। 13 रुपये का शेयर चल रहा है, मे भी अगले 5 सालों में ये लगभग 250-300 रुपये का शेयर बड़े आसानी से हो सकता है। बट अगर मैं फेयर वैल्यू पे भी लेके चलूँ तो 150 रुपये से लेके 250 रुपये का टारगेट मैं रखूँगा। 150 रुपये तो नॉर्मली आ जाना चाहिए, बट अगले 5 से 7 सालों में 250 रुपये 300 रुपये भी बहुत आसानी से दिखेगा। तो मैं इस शेयर को लूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। ये शेयर ऐसा नहीं है कि आप अभी लेंगे और कुछ टाइम में आप प्रॉफिट लो और निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये शेयर मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करूँगा क्योंकि बिजनेस में डेवलपमेंट स्टोरी अच्छी चल रही है। तो जो भी इसका बिजनेस डेवलपमेंट होगा, जो भी स्टोरी इसकी क्रिएट होगी वो लॉन्ग टर्म में ही होगी। अभी ऐसा कोई इतना जल्दी कुछ होने वाला है नहीं, तो जिसके पास पेशेंस है वो इस शेयर में, इस कंपनी में जा सकता है। तो ये एक अच्छा शेयर, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि ये जो एनालिसिस है, ये जो भी मैंने आपको पूरी फंडामेंटल फाइनेंशियल जो भी डिटेल्स बताई हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी है जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है। तो आप जो भी अगर कभी आप इसमें होल्डिंग बनाने का आपका मूड भी है तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए। आप इस शेयर की पूरी प्रॉपर एनालिसिस खुद से भी करिए। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे बात करिए, उनसे डिस्कशन करिए और उनसे एडवाइस लेके तभी शेयर में होल्डिंग बनाइए, क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस से है और आपको इसका एक व्यू और आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस है आपको पसंद आएगी और इसमें आपको इससे हेल्प मिलेगी। अब जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पुराने भी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। और आने वाले दिनों में और भी जो शेयर्स की एनालिसिस आएगी, जो इंट्राडे में हम लोग वीडियो की एनालिसिस देते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आने वाले वीडियोज आप मिस नहीं करेंगे। तो आज की जो कंपनी की एनालिसिस थी वो थी स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड की। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।